तीन चुनौतियां पड़ते हैं। वो कौन सी हैं तीन चुनौतियां जिनसे भारत ग्रस्त था, जिनसे भारत ग्रस्त था? कब? 1947 के समय में। पहली चुनौती, मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह की चुनौतियां थी, अंडरलाइन कर लेना। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा हुआ कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। विविधता का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? डाइवर्सिटी का मतलब समझते हो? विविधता, हाँ जानते हो? विविधता, हाँ विविधता, विविधता, डाइवर्सिटी जानते हो भाई साहब? विविधता क्या होती है? विविधता क्या है? डाइवर्सिटी ये बताओ ना। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। अलग अलग तरह के लोग जहाँ रहते हैं, अलग अलग तरह के, मतलब अलग। आप कौन सी भाषा बोलते हो? हिंदी। हिंदी बोलते हो? कौन सी भाषा बोलते हो? हिंदी। घर पे कौन सी बोलते हो? हिंदी बोलते हो? पक्का कि अवधी बोलते हो? हाँ अवधी नहीं बोलते? चलो कोई नहीं। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है? अरे बोलो ना। मराठी। मराठी। गुजरात में कौन सी बोली जाती है? राजस्थान में राजस्थानी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी। ब्रज बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है। कौन कौन सी? ब्रज, अवधी, भोजपुरी। ठीक है। हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी। तो अब समझ में आ रहा है कि कितनी विविधता है और सबका खाना कल्चर अलग है कि नहीं है? ये है विविधता। जहां भाषाएं अलग हैं, जहां लोगों का धर्म अलग है, जहां लोगों का पहनावा अलग है, जहां लोगों का खान पान अलग है। समझ में आई बात? इसे कहते हैं विविधता। आपको पता है इस्लाम में कजन बहन से शादी हो जाती है, पता है कि नहीं पता? पता है कि वो अपनी कजन से शादी कर लेते हैं। तो ये भी है, ये है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल, इसे कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है। आप यहां चले जाओगे साउथ में जाओगे तो लोग यहां लुंगी पहन के घूमेंगे, है ना? यहां देखोगे यहां लुंगी बांधने का तरीका अलग है। यहां लुंगी ऐसे बांधी जाती है और यहां लुंगी कैसे बांधी जाती है? यहां धोती बांधी जाती है। यहां लुंगी पहनी जाती है, यहां धोती पहनी जाती है इन क्षेत्रों में। तो ये है डाइवर्सिटी, ये है विविधता। आप समझ गए विविधता किसे कहते हैं? जहां भाषाएं अलग अलग हैं, कुछ ही दौर पे रहने वाले। यहां देखो, यहां बोले जाने वाली, यहां तीन भाषाएं बोली जा रही। एक ही देश, एक ही क्षेत्र में, एक ही राज्य में तीन भाषाएं बोली जा रही है। एक ही राज्य में तीन भाषाएं बोली जा रही, और भाषा सबसे बड़ी विविधता का कारण होती है। ये जान लो आप, क्योंकि भाषा क्या है? भाषा आपकी स्वतंत्रता को व्यक्त करने वाला माध्यम है। अगर मैं आपसे आपकी भाषा छीन लूंगा तो आप कुछ कर पाओगे? हाँ बोलो भाई। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही तो आप अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो ना। और भाषा ही नहीं रहेगी तो आप व्यक्त कर पाओगे? अब किसी अंग्रेज के सामने अपनी बात को बता पाओगे उसे? क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि उसकी भाषा अलग है और आपकी भाषा अलग है। तो दोनों एक दूसरे को सिर्फ कैसे सांकेतिक भाषा में समझाओगे। वहां भी भाषा चाहिए। वहां कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। वहां कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। बिना भाषा के इंसान नहीं रहता, इंसान भी जानवर बन जाता है। तो भारत में भाषाएं भी बहुत सारी हैं और उनकी उपभाषाएं तो उससे भी ज्यादा है। बिहार में पता है कितनी भाषाएं हैं? बिहार में भी 3 भाषाएं।
बिहारी तो है ही नहीं कोई भाषा। बिहार में रहने वालों को बिहारी कहा जाता है बस, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में रहने वालों को क्या कहा जाता है, गढ़वाली और कुमाऊं। कुमाऊं तो कम ही कहते हैं, गढ़वाली कहते हैं ज्यादातर, है ना, ठीक है। और जैसे बंगाल में रहने वाले को क्या कहते हैं, बंगाली। क्यों कह रहे हैं, वो बंगाल में रह रहे हैं। पंजाब में रहने वालों को हम पंजाबी कहते हैं, हरियाणा में रहने वाले हरियाणवी कहते हैं, राजस्थान में रहने वालों को राजस्थानी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं हम ये, वही भाषा बोलते हैं, क्योंकि उनकी वो भाषा है, उनकी वो पहचान है। समझ में आई बात। तो भारत इतनी सारी विविधताओं से भरा हुआ था। भारत एक ऐसा फूलों का गुच्छा था जिसमें हर रंग के फूल थे, हर रंग के फूल थे, और हमें इन्हें एक माला में पिरोना था। और उस माला का नाम क्या था, भारत। उस माला का नाम क्या था, भारत। इन अलग अलग रंगों के फूलों को भारत नाम की माला में हमें पिरोना था, और उसे किसे पहनाना था, मां भारती को पहनाना था। किसे, मां भारती को। समझ में आ गई बात। तो इस काम को करने में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई, इस काम को करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इस पूरे भारत को, अलग अलग रंगों को, अलग अलग फूलों को, अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग खानों को, कपड़ों को, रीति रिवाजों को एक सूत्र में बांधकर उन्होंने भारत माता के गले में पहना दिया। भारत माता के गले में पहना दिया आपने। अच्छा, हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, ऐसा तमाचा मारूंगा ना, कितने हैं, कौन कौन से, 6 है, पक्का, बताओ बताओ भाई, मेहुल बताओ। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा कौन सा, समानता का अधिकार। ये क्या है, मौलिक अधिकार है। इनको सुन लो, आपको पता चल जाएगा कि भारत कैसे अपनी डाइवर्सिटी को एकजुट करता है, कैसे उसने इन विविधताओं को सम्मान प्रदान किया है। सुनो, हमने क्या दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। जो जिस प्रकार से रहना चाहे वो रह सकता है, बिना किसी और की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए। आप अपनी स्वतंत्रता एंजॉय करें, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता में दखल अंदाजी ना करें। अगर मयंक अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा रहा है तो वो कृष्णा की स्वतंत्रता को अगर भंग करता है तो इसको सजा मिलेगी। आप अपनी स्वतंत्रता की हद में रहें और उसे उसकी स्वतंत्रता को एंजॉय करने दें। समानता, हमारे देश में कोई किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, न भाषा के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न रंग के आधार पर, न संपत्ति के आधार पर, किसी के भी आधार पर नहीं। तो ये क्या करता है, हम सबको एक बराबर बना देता है, हम सब में क्या ला देता है, एक रूपता ला देता है। तीसरा क्या आंसर है जतिन, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। जैसे चीन में मजदूरों का शोषण करता है उद्योगपति, हमारे भारत में नहीं हो सकता। अगर हमारे देश का उद्योगपति हमारे मजदूरों का शोषण करता है तो हमारे मजदूर एकजुट होकर उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। तो गरीबों का अगर कोई शोषण करता हुआ पाया जाए, बच्चों को अगर कोई उनकी उम्र से पहले दुकान पर छोटू बनाएगा तो उसको भी छोटू बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा। समझ में आई बात। तो इससे क्या हुआ, बच्चों को प्रोटेक्शन मिली कि वो पढ़ाई करें। समझ में आई बात, वो पढ़ाई करें और वो आगे बढ़ सके। चौथा जतिन बताओ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे क्या हुआ भाई, इससे क्या हुआ, इससे जो आप अपने धर्म मान रहे हैं उनको आप स्वतंत्रता से अपनाएं। धार्मिक स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं है कि आप अपने धर्म को अपना रहे हैं तो दूसरे के धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने धर्म को अपनाएं, दूसरे को दूसरे का धर्म अपनाने दें। आप अपने धर्म को, आपके धर्म को कोई गाली नहीं देगा तो आप भी किसी और के धर्म को गाली नहीं देंगे। देंगे नहीं देंगे। दोनों एक दूसरे के धर्म की इज्जत करो और प्रेम पूर्वक इस देश में रहो, कोई दिक्कत नहीं। और पांचवा क्या देते, शैक्षिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हो। आपने देखा होगा बंगाली स्कूल होंगे, रायसीना स्कूल, रायसीना
बंगाली स्कूल का नाम सुना है? मेरा नाम हाँ, केरला स्कूल का नाम सुना है? हाँ भैया। तो उसका केरला स्कूल क्यों नाम है, कभी सोचा है? केरला क्योंकि वहां पर केरल की भाषा में पढ़ाई कराई जाती है। वो अपने कल्चर को, अपनी भाषा को प्रमोट करने के को उन्हें अधिकार मिला हुआ है। हमारे देश में आपने बहुत सारे उर्दू स्कूल देखे होंगे, बहुत सारे बंगाली स्कूल देखे होंगे, बहुत सारे मराठी स्कूल देखे होंगे। तो ये क्या है? ये कल्चर को इनहेंस करने की आजादी है। आप अपने कल्चर को बढ़ा सकते हैं। आपने देखे होंगे क्रिश्चियन स्कूल देखे होंगे, हिंदू स्कूल्स देखे होंगे। तो ये हमारे देश में आजादी है कि सब अपनी संस्कृति में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझना नहीं बात? और सबसे आखिरी, अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये आपको आपके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जान लो। तो इस प्रकार से भारत के संविधान ने आप सबको सुरक्षा प्रदान करके अपने अंदर समाहित कर लिया है। हर फूल को ये सुरक्षा प्रदान करी हुई है कि अगर आप हमारे इस भारत माला की माला में रहेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस तरीके से हमने हर भाषा, हर धर्म, हर जाति, हर लिंग, हर संस्कृति, हर पर्व को महत्व देते हुए पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर यहां आपके मणिपुर तक पूरे भारत को एकजुट बना लिया है। तो इस प्रकार से हमने पहली चुनौती का समाधान कर दिया। हमने पूरे भारत को, जो टूटा हुआ भारत था, उसको एकजुट कर लिया। हमने पूरे भारत, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी क्षेत्र के लोगों को ज्यादा अधिकार है, किसी के क्षेत्र के कम लोगों को कम अधिकार है। बिहार के लोगों को भी उतना ही अधिकार है और तमिलनाडु के लोगों को भी उतना ही अधिकार, कि किसी को कम किसी को ज्यादा है? नहीं। हाँ, कि दिल्ली के लड़कों को ज्यादा अधिकार है और बिहार के लड़कों को कम अधिकार है, ऐसा कुछ है? सब पूरे भारत में सबको एक जैसे ही अधिकार मिले हुए हैं ना। बोल रहे हो क्या भाई? है ना? सबको एक जैसे ही अधिकार है ना, कि किसी को कम किसी को ज्यादा है? हाँ, कि यूपी के लड़कों को ज्यादा अधिकार है, वो गुंडागर्दी कर सकते हैं, है? सबको एक ही जैसे अधिकार है ना। ऐसे हमने पूरे देश को एकजुट बना लिया। आगे सुनो। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई यह आकांक्षा एक तरह से सच साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। इस भारत के विभाजन ने बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी शंकाएं हमारे देश की जनता में पैदा कर दी कि क्या भारत एकजुट बना रह पाएगा या भारत टूट जाएगा। सबके मन में यह शंका थी। लेकिन हमारे देश के निर्माताओं ने, हमारे देश के निर्माणकारियों ने, हमारे देश के इन शिल्पकारियों ने देश को ऐसा गढ़ा कि आज हमारी आजादी के 75 साल हो गए हैं और हमारा देश उसी रूप में चल रहा है। और हमारे साथ बना पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया है। और अगर भगवान का साथ रहेगा, प्रभु का हाथ रहेगा, तो जल्दी ही पाकिस्तान और 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। और 3 टुकड़ों में बटेगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान में बटेगा, पंजाब में बटेगा और कश्मीर भी बटेगा, जो उनके पास है, जो उनके पास कश्मीर है वो भी बटेगा। यकीन रखो, क्योंकि वो अपनी जनता पे क्या करते हैं? अत्याचार। वो अपनी जनता को हमारे देश की जनता की तरह समान अधिकार नहीं देते। वो धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, वो भाषा के आधार पर भेदभाव करते हैं, वो लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, वो हर आधार पर भेदभाव करते हैं। समझना ही बात? तो हमारे देश के निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के सारा काम किया है। आगे सुनो। क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल यह भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाएगा। हमने इन सभी समस्याओं को, हमने क्षेत्रीय विविधता को, क्षेत्रीय अखंडता को, सबको समाहित कर लिया।
हमने बिहार के लोगों को भी एकजुट कर लिया, महाराष्ट्र के, गुजरात के, तमिल के, केरल के, सबको भारत में संभाल लिया बिना किसी समस्या के। भैया कि है आज समस्या? नहीं भैया अरे खुद सोचो, है कोई समस्या? नहीं भैया कहीं कोई चाहता है कि भारत से अलग होना? नहीं। कोई भी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि भारत ने सबको, सबके अधिकारों को प्रदान किया है। मुसलमानों को भी दिया है, बंगाल को भी दिया है, पंजाब को भी दिया है। किसी के साथ कोई भेदभाव हमने किया है? किसी के साथ भी नहीं किया। तो इसीलिए पूरा भारत का हर क्षेत्र भारत के साथ रहना चाहता है। और आज के नेताओं ने नहीं किया ये याद रखना। आज के नेताओं का योगदान नहीं है ये आजादी के समय के नेताओं का किया हुआ काम है। ये उस समय के पढ़े लिखे लोगों का काम है, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता के साथ ये काम किया है। उनके द्वारा किया गया काम, निस्वार्थ भाव से किया गया काम है। आज के नेता तो सारे के सारे चोर और स्वार्थी हैं, जो अपनी सत्ता के लिए धर्म की राजनीति करते हैं, अपनी सत्ता के लिए लोगों से लड़वाने का काम करते हैं। तो आज के नेताओं को आप स्वार्थहीन नेता मत समझना। आगे सुनो, दूसरी चुनौती क्या थी? दूसरी चुनौती थी देश में लोकतंत्र को स्थापित करना। आज आपको लगता है कि वोट हो रहा है, बड़े आसानी से चुनाव हो रहा है। इतना आसान नहीं था। पहले तो देश को चुनाव क्षेत्रों में बांटना। पता है भारत में कि लोकसभा की सीटें कितनी है भारत में? पता है? आपसे नहीं पूछा, कितनी है भाई बताओ? भारत की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? म्यूल पता है आपको? ये भूलना मत, आपको भी पता है कृष्ण, बताया मैंने। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? अरे माननीय प्रधानमंत्री संसद में संसद कितने सदनों का सदन है बता सकते हो? संसद में कितने सदन है? 150 हाँ? 150 है। मूर्ख, 150। अरे भारत की विधानसभा को क्या कहते हैं पता है? विधायिका को। भारत में 2 प्रकार की सरकारें चलती हैं, यही नहीं पता होगा। 11वीं में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे 11वीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी? कहां पढ़ी है? पता नहीं है फिर तो। आपको पता है हमारे देश में कौन से सिस्टम से चुनाव होता है? क्या सिस्टम है हमारे देश में चुनाव का? पता है? यही सब तो नहीं पता ना, इसीलिए तो हमारे देश की जनता बन जाती है मूर्ख, क्योंकि हमारा युवा ही नहीं जानता कि क्या है सिस्टम। हमारे देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से वोटिंग होती है। इसको मैं अलग दिन बताऊंगा, एक दिन आना फिर समझाऊंगा। हमारा देश जहां से चलता है उस जगह को कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? अरे बोलो, संसद। क्या कहते हैं? संसद। और संसद में कितने सदन है? 2 सदन है। कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। ये जो लोकसभा है ना, ये जो लोकसभा है, यही असली देश को चलाती है। यहीं से आपके प्रधानमंत्री निकलते हैं। प्रधानमंत्री यहीं से निकलते हैं, ठीक है? यहीं से निकलते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा से। तो ये सारा सिस्टम सेट किया गया है दूसरी चुनौती में कि हमारा देश कैसे चलेगा। ये मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बहुत आसान। पहली बात तो हमने ये डिसाइड किया कि किसको वोटिंग का राइट मिलेगा, कौन चुनाव लड़ सकता है। ये सब हमने अपने संविधान में लिखा, बनाया, तब जाकर हमने इलेक्शन सिस्टम अडॉप्ट किया है। हमारे देश में वोट डालने की उम्र क्या है? 18 साल। क्या हमारे देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी को वोट डालने से रोका जाता है? सबको है ना अधिकार, चाहे आप किसी भी जाति के हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप कहीं के भी हो, पर अगर आप भारत के हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। सिर्फ एक आधार पर हमारे देश में वोट नहीं डाल सकते। क्या जतिन? मानसिक रूप से आप जब अस्वस्थ हो, अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है, जैसे हमारे सामान्य शब्दों में पागल कहा जाता है, उसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है। नहीं तो हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो अपंग हो, चाहे कैसा भी हो, दिव्यांग जिसे कहते हैं।
जिसके पास कुछ भी अंग नहीं है, अगर उसके पास दिमाग है, उसका दिमाग काम करने लायक है, तो वोट डाल सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो हमने ये, आपको पता है हमारे देश में एक वोटिंग लिस्ट आती है और उस लिस्ट में जिसका नाम होता है वही वोट डाल सकता है। पता है कि नहीं पता? तो ये सब बनाना पड़ा हमें सिस्टम सेट करना पड़ा। हमने अपने देश को लोकसभा की सीटों में बांटा, विधानसभा की सीटों में बांटा, तब जाके इलेक्शन हुआ। हमने एक इलेक्शन सिस्टम बनाया अपने देश के लिए, फिर जाके हमने इस इलेक्शन कराया। जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है मेरे भाई। अब आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या सिस्टम है हमारे देश में वोटिंग का। हमारे देश की लोकसभा की सीटों में कितने सदस्य हैं, अच्छा हमारे देश में कितने राज्य हैं, ये पता है कि नहीं पता? मयंक पता है भाई? कितने हैं? 29 है। 27 कितने हैं? 28। और क्यों, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश? 8 उस दिन बताया था, ठीक है? कितने? 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा दिल्ली में कितनी विधानसभा की सीटें हैं पता है? विधानसभा और लोकसभा में अंतर समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझते ना? समझते हो कि नहीं समझते? चलो एक दिन मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो ये सब चीजें करना पड़ा, तब जाकर दूसरी समस्या का समाधान, तब जाकर हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। जनता को समझाया गया कि क्या है विधानसभा, क्या है लोकसभा, किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना, ये सब बताया गया। तब जाकर जनता को समझ में आया। समझ में आई बात? अभी मैं बताना स्टार्ट करूंगा ना तो ये 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। अभी भी कम से कम 45, 40, 50 हो गए होंगे, ठीक है? आई बात समझ में? कितना आसान नहीं है भाई, ठीक है? अच्छा चलो एक बार के लिए मैं बता ही देता हूं, नहीं तो मोटा मोटी बता देता हूं, ठीक है? देखो जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव, विधानसभा के चुनाव में हम कौन सी सरकार का चयन करते हैं? राज्य की सरकार का। जो यूपी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, पंजाब की सरकार है, ये कौन सी सरकारें हैं? विधानसभा की सरकारें। राज्य सरकारें जो होती हैं वो कौन सी सरकारें होती हैं? विधानसभा सरकारें होती हैं। कौन सी होती है? विधानसभा सरकार। और जो लोकसभा की सरकार होती है वो केंद्र सरकार होती है। लोकसभा की सरकार को हम केंद्र सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। नरेंद्र मोदी किस सरकार के प्रधानमंत्री हैं? केंद्र सरकार की, लोकसभा के। समझ में आ गई बात? वो पूरे भारत के हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के कौन है मुख्यमंत्री? भगवंत मान। और दिल्ली के कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। देश में मुख्यमंत्री तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन प्रधानमंत्री तो सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? नरेंद्र मोदी, सॉरी, ठीक है? तो जो लोकसभा का चुनाव होता है वो पूरे देश के लिए होता है, और विधानसभाओं का चुनाव, जैसे आज के टाइम पे कौन कौन से राज्यों में चुनाव चल रहा है बता सकते हो मुझे? कौन कौन से में? केरला। इसका नाम सुना है? केरला किसने कहा? किसने कहा? नहीं है केरला। इसका नाम बताओ। राजस्थान। इसका नाम बताओ। मध्य प्रदेश। इसका नाम क्या है? ये छत्तीसगढ़। यहाँ ये इन 3 राज्यों में, और एक इनमें से मणिपुर में नहीं चल रहा है यार, मेघालय में है चुनाव, ठीक है? और मेघालय में चुनाव। तो ये भारत की इन 4 विधानसभाओं के लिए चुनाव हो रहा है। राजस्थान विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश विधानसभा, छत्तीसगढ़ की विधानसभा, और मणिपुर का, मेघालय की विधानसभा का चुनाव। मेघालय या मिजोरम, इन्हीं में से एक का है, पक्का नहीं मुझे, ठीक है? मेघालय या मिजोरम की विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अभी 2024 में जो चुनाव आएगा वो कौन से है? लोकसभा का चुनाव है,
जिसमें हम किसका चुनाव करेंगे? देश के प्रधानमंत्री। अब समझ में आ गया कि लोकसभा और विधानसभा में क्या अंतर है? लोकसभा में हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं और विधानसभा में हम किसको चुनते हैं? मुख्यमंत्री को, सीएम, राज्य की सरकार को चुनते हैं। डिफरेंस क्लियर? पक्का? तो ये सारा सिस्टम बताना पड़ा था दूसरी चुनौती में हमारी देश की जनता को। दूसरी चुनौती में हमने लोकतंत्र को स्थापित किया। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र की स्थापना की। अब समझ में आया? बेड़ा करके तो नहीं है? अब बात समझ में आ गई? क्लास में ये समझते हो? स्कूल वाले में भी पूछ लिया करो, पढ़ाते होंगे प्रीतम सर, आप लोग सुनते ही नहीं होंगे पहली बात। ठीक से नहीं पढ़ाते। अच्छा, मैं भी वहीं से पढ़ा हूं भाई। है? चाचा कह के भाग जाते हो, है ना? चाचा ही कहते हो ना? नहीं, फिर सर। अच्छा, जितने उस्ताद हो ना बच्चे उतना मैं भी हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे सुन, दूसरी पढ़ देता हूँ ना पूरा, सुन ले। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इन विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। जैसा हमने संविधान में लिखा है वही सिस्टम हम जमीन पर भी उतार पाए, ऐसा हमने लोकतंत्र अपनाना था। अब आते हैं हम तीसरी चुनौती जो देश के सामने थी। भाई सिर्फ देश बना लेने से, देश में चुनावी सिस्टम बना लेने से तो देश नहीं चलने वाला था। देश चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है चाहिए था। तो पैसा कमाने का भी तो व्यवस्था करना था ना भाई, नहीं तो देश कैसे चलता, देश की गरीबी कैसे दूर होती। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में संसाधनों की कमी थी। हमारा देश सबसे ज्यादा संसाधन संपन्न था, तभी अंग्रेज इसे लूटने आए थे। हमारे देश के पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्स समझते हो? प्राकृतिक संपत्ति। सोने की चिड़िया ऐसी नहीं है भारत में, यहाँ पर बहुत सारी प्राकृतिक संपत्ति। जितना हमारे देश में कृषि भूमि है उतनी कृषि भूमि, उतनी उपजाऊ, उतनी योग्य कृषि भूमि दुनिया में किसी के पास नहीं है। योग्य मैंने बोला है, ठीक है? कनाडा के पास हमसे ज्यादा है और सबके पास, लेकिन जितनी योग्य, जितनी अच्छी, जितनी गुणवत्तावान कृषि भूमि हमारी है उतनी किसी की भी नहीं। आप देखो हमारे देश में हर ऋतु है। हमारे देश में गर्मी भी है, ठंडी भी है, बरसात भी है। किसी देश में है ऐसा? आप ये मत मानना कि पाकिस्तान में तो है भैया, पाकिस्तान बांग्लादेश में भी तो है। पाकिस्तान बांग्लादेश भारत से अलग नहीं है। ये पूरा का पूरा एरिया भारत में ही आता है। ये भारत, इसे भारत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन ओशन। समझ में आई बात? तो ये भारत का ही पार्ट है पूरा। ये पूरा का पूरा क्या है? भारत का पार्ट है। तो जो चीजें भारत में होती है वो चीजें यहाँ पे भी होती हैं, सेम सिस्टम से। ठीक है? तो इनको भारत में, ये मत कहना भैया पाकिस्तान में भी तो है बरसात, सब कुछ तो होता है। पाकिस्तान हमसे अलग नहीं है, पाकिस्तान भारत का ही पार्ट है। ठीक? और अफगानिस्तान भी। ठीक है? समझ में आई बात? तो भैया हमें जो ये हमारे प्राकृतिक रिसोर्स थे इनको इस काबिल बनाना था जिससे कि हमारे देश की कमाई हो, और जिस कमाई करके हम अपनी गरीब जनता को उस गरीबी से निकालकर उन्हें संपन्न बना सकें, उनकी फटी चड्डी से उन्हें फुल चड्डी पहना सकें, जिससे कि देश को आगे बढ़ाया जा सके। सिर्फ लोकतंत्र बना लेने से तो देश चलने वाला नहीं था, पैसे कमाने से देश चलने वाला था। तो तीसरी समस्या थी कमाई की, आर्थिक चुनौतियां थी। और उन आर्थिक चुनौतियों का हमने किस प्रकार से समाधान किया ये हम तीसरे अध्याय में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से। पहले में हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्र के निर्माण। सबसे पहले तो देश को जोड़ना था। ये जो पजल की तरह टूटा हुआ था
उस पजल को सॉल्व करके पहले भारत को इस आकार में लाना था, फिर उसके बाद यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टेब्लिश करना था, फिर उसके बाद इसके इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को बिल्ड करना था, जिससे कि देश लॉन्ग लास्टिंग तरीके से चल सके। भाई उधार पे तो देश नहीं चलेगा ना, देश चलेगा तो किस पर? अपनी कमाई पर। भैया आप भी खुद सोचो, आपका घर कितने दिन तक उधार पर चल सकता है? अगर आपको अपने घर को लंबे समय तक चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद कमाई करनी पड़ेगी ना, खुद कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि हमारी खुद की आमदनी हो, ना कि हमें किसी के सामने उधार भीख मांगने से तो नहीं चलेगा ना। हम तो पाकिस्तान है नहीं कि भीख मांग मांग के चलाएंगे देश, कि पाकिस्तान है? हम आत्मनिर्भर राष्ट्र हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारे पास सम्मान है, हम इज्जतखोर देश नहीं है, हमारे देश का सम्मान है। तो हमने अपने देश को भीख पर चलाने का नहीं, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि हमारे देश की खुद ब खुद कमाई हो, हमें किसी के सामने पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। समझ में आ गई बात? तो हमने वो तीसरी समस्या वो थी, और उसको कैसे सॉल्व किया ये पढ़ेंगे। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए था। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। तो ये हमारी तीसरी चुनौती थी, गरीबी से लड़ने की, देश को एक आर्थिक स्टैब्लिशमेंट प्रदान करने की, जो कि हमारे देश के निर्माताओं ने बखूबी निभाई। और आज आप देख रहे हो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो क्यों? क्योंकि हमारे देश के निर्माताओं ने बहुत ही सूझबूझ के साथ हमारे देश को कुछ ऐसी चीजें, हमारे देश की जमीन में कुछ ऐसे पेड़ गाड़े जिनके माध्यम से हमारा देश आज सोना उगल रहा है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को हथियार नहीं दिए, इस देश को सबसे पहले क्या दी? आईआईटी दिए, आईआईएम दिए, एम्स दिए, आपका इसरो दिया। आज जिसको चंद्रयान भेज कर दूसरे बहुत लोग खुश हो रहे हैं, वो चंद्रयान बनाने की काबिलियत पंडित नेहरू ने प्रदान करी। आज जो हम सुरक्षित महसूस करते हैं पूरे विश्व में, वो एटॉमिक पावर पंडित नेहरू की देन है, पंडित नेहरू की देन है वो एटॉमिक पावर हमारी। आज जो हमारे देश में हरियाली है, बड़े बड़े बांध हैं, उन बड़े बड़े बांधों को बनवाने में पंडित नेहरू की देन है। भारत का पहला बांध कौन सा है पता है? पता करके आना समझो। भारत का पहला, हाँ वही है। आजाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया, संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहां तक सफलता मिली, इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश की गई। इस किताब में आजादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई है। अंडरलाइन क्या है? पूरे भारत की आजादी के बाद की पूरी कहानी आपको सुनाई गई है, और भारत के संविधान में जो ये सारी चीजें कही गई थी और इन सब को प्राप्त करने के लिए हमने कौन कौन से तरीके अपनाए और किस प्रकार से उन सब समस्याओं का हमने समाधान किया है, इस किताब में आपको बताया जाएगा। इस किताब में आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस किताब में आजादी के बाद के दौर की भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई ताकि आप खुद इन जैसे बड़े सवालों के अपने उत्तर तलाश पाने के काबिल हो सके। शुरुआत के 3 अध्यायों में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऊपर जिन 3 समस्याओं का जिक्र किया गया है उनका आजादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे सामना किया गया। आजादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इस पहले अध्याय में हम इसी चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आजादी को एक संदर्भ प्रदान किया।
इसमें हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आजादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत के एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास तथा साझी नियत के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। तो पहला अध्याय आपको यह बताएगा कि भारत को राष्ट्र निर्माण की चुनौती का सामना क्यों करना पड़ा, भारत के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या क्यों खड़ी हुई, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती नहीं बनती। पाकिस्तान बना इसीलिए तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती बनी, नहीं तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्यों बनती। देश बढ़ता ही नहीं, देश बढ़ता ही नहीं तो देश को बनाने की समस्या कैसे खड़ी होती। और अगर देश नहीं बटा होता तो देश को सुरक्षा के खतरा क्यों होता। सोचो आप, अगर देश नहीं बटा होता तो क्या देश को इन समस्याओं का राष्ट्र निर्माण की चुनौती का सामना करना पड़ता नहीं। तो ये सारा चीजें हम इस अध्याय में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय